सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 11 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर्स के साथ, जहां पर साइंस एंड टेक और साथ ही साथ स्पेस से ब्लैक होल संबंधित न्यूज़ है और यहाँ पर हम सीखेंगे हॉकिंस के लॉ के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहले इनके बेसिक्स को, उसके बाद न्यूज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कर्मन लाइन होता क्या है। तो अगर धरती के सी लेवल से जब हम एक हाइट लेते हैं जो कि 100 किलोमीटर का होता है और उसके ऊपर का जो रीजन होता है उसे हम स्पेस कहते हैं, यानी कर्मन लाइन के बाद ही जो स्पेस है वो चालू होता है। अब बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल होता क्या है? तो ब्लैक होल एक ऐसा रीजन स्पेस में जहां पर ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी उससे स्केप नहीं कर सकता। बात करें इसका नाम ब्लैक होल क्यों है, तो इसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसीलिए इसे हम ब्लैक होल कहते हैं। अब बात करें इसके फॉर्मेशन के बारे में, तो इसकी फॉर्मेशन की वजह है दो मैसिव जब स्टार्स कोलाइड करते हैं तो एक ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोलर मास होता क्या है, यानी सन के मास को हम सोलर मास कहते हैं, जो कि 1.989 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी के बराबर होता है। वहीं अगर हम स्टार्स के मास की बात करें तो इसे भी हम सोलर मास के ही टर्म में मेजर करते हैं। अब सोलर मास क्या होता है ये मैंने आपको समझाया, यानी अगर किसी स्टार का मास 10 सोलर मास है, यानी वो सन के रिस्पेक्ट में 10 गुना वजनी है, और यही जब स्टार्स कोलाइड करते हैं तो आप ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। अब आइए समझते हैं हॉकिंस के ब्लैक होल एरिया थ्योरम को, जिसको इन्होंने 1971 में प्रपोज किया था। अब अगर इस थ्योरी के बारे में समझें तो इनका कहना था कि जब दो ब्लैक होल आपस में मर्ज करते हैं या फिर कोलाइड करने के बाद एक नया ब्लैक होल का निर्माण करते हैं, तो वो ब्लैक होल जो पहले से उसका साइज था या तो वो उतने के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा ये नहीं हो सकता। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं कि वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। अब आइए जानते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ है GW 250114 अभी तक का सबसे क्लियरेस्ट ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल डिटेक्ट किया गया है। अब इसको डिटेक्ट करने वाली 3 ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर डिटेक्टर्स ने इसे डिटेक्ट किया है। अब इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है LIGO, का नाम है वर्गो और तीसरे का नाम है कागरा। अब आइए जानते हैं LIGO कहाँ की संस्था है, तो LIGO यूनाइटेड स्टेट की संस्था है। वहीं बात करें वर्गो की तो ये इटली का ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है, और कागरा की बात करें तो ये जापान में स्थित है। अब आइए जान लेते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म ही अपने आप में एक क्वेश्चन है, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। बात करें इसके फॉर्मेशन की तो 29 जुलाई 1958 में इसे फॉर्म किया गया था। अब नासा के फाउंडर की बात करें तो इनका नाम ड्वाइट डी आइजनहावर है, और अगर बात करें सीन डफी साहब की तो ये अभी एडमिनिस्ट्रेटर है नासा की। वहीं नासा के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये वाशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है। आइए समझते हैं ईडी और एफएटीएफ न्यूज़ में क्यों है, लेकिन उससे पहले सभी बेसिक्स चीज़ों को जान लेते हैं, फिर देखेंगे न्यूज़ क्या है। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 क्या है, तो ये 2002 में भारत सरकार द्वारा धन शोधन को रोकने और धन शोधन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने हेतु पारित भारतीय संसद का एक अधिनियम है। बात करें फेमा की तो ये 1999 में इस एक्ट को लाया गया था भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा। फेमा जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में विदेशी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने के लिए भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख-रखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए ये अपनाया गया था। अब अगर बात करें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, तो ये एक लॉ एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत सरकार की, जिसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। और इसका काम क्या है? तो ये इकोनॉमिक लॉज़ को एनफोर्स करती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइम्स को कॉम्बैट करने का काम करती है। अब जो 2 लॉ मैंने शुरुआत में आपको बताया, फीमा के बारे में और साथ ही साथ पीएमएलए के बारे में, इसी को काम है इसको एनफोर्स करने का। साथ ही साथ इसका टास्क ये भी है कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को, यानी कि जो पैसा लेकर भाग जाते हैं दूसरे देशों में। वहीं अगर बात करें एफएटीएफ की, तो एफएटीएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको कि G7 कंट्रीज के द्वारा 1989 में इसको स्थापित किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को
काउंटर करने का काम है। वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये पेरिस में है और इसमें टोटल 40 मेंबर्स कंट्री है। ये 2 लिस्ट जारी करती है, एक ग्रे लिस्ट को और दूसरा ब्लैक लिस्ट को। बात करें कि ग्रे लिस्ट क्या होता है, तो ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी देश ग्रे लिस्ट में शामिल है, तो उसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो उसकी प्रणालियाँ हैं, अगर उसमें कमी है, तो उसको दूर करने के लिए वो एफएटीएफ के साथ काम करेगी। अगर कोई कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट में आती है, तो उस पर एफएटीएफ कार्रवाई करता है। अब इसके कार्रवाई करने से होगा क्या? कंट्री फाइनेंशियल रिस्क पर आ जाती है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं, वो लोन देना बंद कर देंगे। साथ ही साथ जो भी वहाँ पर बिज़नेस विदेशी कंपनियों के द्वारा किया जा रहा था, उन पर भी रोक लग सकता है, जिस कारण से कंट्रीज़ फाइनेंशियल रिस्क पर आ जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं जी7 कंट्रीज़ की। तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है, जिसकी स्थापना 15 नवंबर 1975 को हुई थी, जिसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। अगर जी7 कंट्रीज़ के नाम की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। अब आइए समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो अब बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी नई रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम याद कर लेंगे, एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस रिपोर्ट है। उसमें भारत की मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंक वित्त पोषण विरोधी व्यवस्था है, उसका प्रशंसा किया गया है एफएटीएफ के द्वारा। वहीं रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक मॉडल एजेंसी भी बताया गया है। रिसस मकाऊ अब न्यूज़ में आ गया है। आइए इसके बेसिक्स को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि न्यूज़ क्या है। बात करें सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था और इंडिया का लॉ है जो कि प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट को और उनके हैबिटेट को, ताकि जो कंट्री का इकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर किया जा सके। अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब आइए जानते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। तो देखिए, अब भारत में 4 शेड्यूल्स हैं जिनको कि अलग-अलग एनिमल्स को क्लासिफ़ाई किया गया है और इसके अंतर्गत रखा गया है। बात करें तो इंडिया में 4 शेड्यूल हैं और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया है, यानी प्रोटेक्शन के हिसाब से इसको बाँटा गया है। आइए समझते हैं एक-एक करके। अगर शेड्यूल 1 की बात करें तो इसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखा गया है, जिनको कि हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है हंटिंग, पोचिंग और इनके ट्रेड से बचाने के लिए। अब अगर इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो बंगाल टाइगर, इंडियन राइनोसोरस, एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, ब्लैक बक और बाकी हॉर्नबिल के जो स्पीशीज़ हैं, वो शेड्यूल 1 में आते हैं, यानी इनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। उसी तरह से बात करें शेड्यूल 2 एनिमल के, तो इनको भी हाई प्रोटेक्शन दिया गया है, पर शेड्यूल 1 से थोड़ा-सा नीचे है। अब बात करें कि इनमें कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स इंक्लूड हैं, तो ये है आपके हिमालयन ब्लैक बियर, इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, असामीज़ मकाऊ और फ्लाइंग स्क्वेरल की बात की जा रही है। वहीं अगर बात करें शेड्यूल 3 और 4 की, तो इसमें जो लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ है, उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन इनको एंडेंजर्ड कंसीडर नहीं किया जा सकता है। लेकिन हंटिंग इनका भी अभी भी प्रोहिबिटेड है, हंटिंग इनका नहीं किया जा सकता है। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो चीतल हो गया, हाइना हो गया और नीलगाय हो गया। वहीं अगर शेड्यूल 4 के बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, किंगफिशर है, हेलॉन्स है और जो भी बर्ड्स के स्पीशीज़ हैं, उनको यहाँ रखा गया है। अब आइए जानते हैं साइट्स के बारे में। साइट्स का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसका जो फुल फॉर्म है वही अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब ये क्या है, तो भारत में जैसे आपने देखा सारे शेड्यूल्स को और लॉज को, उसी तरह से साइट्स इंटरनेशनली मैनेज करता है, यानी ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडेंजर्ड स्पीशीज को, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाया जा सके। बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो ये अडॉप्ट किया गया था 1973 में और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1975 से। अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये यूएनईपी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। अब बात करें यूएनईपी के बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है नायरोबी केनिया में है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करें इसके हेड की, तो सबसे साइड में आपको मैडम दिख रही हैं, इनका नाम इंगर एंडरसन है। अब आइए अपने न्यूज़ को समझते हैं, जिसमें कि सेक्शन 11 आपको समझना होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, जो ये बताता है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल को आप हंट कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो अथॉरिटी के परमिशन के बाद, और ऐसे एनिमल का जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, या फिर वो डेंजरस है, या वो ऐसे रोग से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ये सेक्शन 11 बताता है, याद कर लीजिएगा, आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो अब जो रिसस मकाऊ है, सबसे पहले इसको शेड्यूल 2 में रखा गया था, लेकिन फिर से उसको शेड्यूल 2 से बाहर कर दिया गया था।
ताकि जो ह्यूमन मंकी कॉन्फ्लिक्ट था बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में, उसको कम किया जा सके। लेकिन अब फिर से जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है और साथ ही साथ जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल और प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको फिर से शेड्यूल 2 में लाया जाए। अब जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ है, जिसको कि चेयर करते हैं यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया है कि जो रिसस मकाऊ है, उसको शेड्यूल 2 में वापस से डाल दिया जाए। पर कई राज्य इसके खिलाफ भी हैं और कई राज्य इसके साथ भी हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर गुजरात पहला स्टेट बन गया है जिसने लॉन्च किया है ट्राइबल फोकस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। अब इसका काम क्या होगा? तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, उनको ये समझने में मदद करेगा और खासकर ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए। अब बात करें सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियोटाइड्स होता है जो कि मोनोमर्स होते हैं 5 कार्बन शुगर के, फॉस्फेट ग्रुप के और साथ ही साथ नाइट्रोजनस बेस के। अब अगर इनके 2 क्लासेस को देखें तो ये आरएनए और डीएनए में बढ़ते हैं। अगर हमारा शुगर वो न्यूक्लिक है तो उसे हम आरएनए कहते हैं, और अगर शुगर जो मेरा डीऑक्सीराइबोज़ है तो उस वेरिएंट को हम डीएनए कहते हैं। अब आइए जानते हैं और समझते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। तो 4 कंपाउंड से बना होता है दोनों। दोनों में अंतर इतना है कि आरएनए में आपका यूरासिल अलग होता है और डीएनए में आपका थायामीन अलग होता है। बाकी के 3 कंपाउंड सेम होते हैं। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और आरएनए आपका सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। बात करें तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? तो ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसको कि 2020 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो इंडिया का पॉपुलेशंस है उसको जेनेटिकली मैपिंग किया जा सके। आपको मैंने बताया ये 4 कंपाउंड है ए, टी, सी और जी। इसी में कुछ खराबी होगा तो फिर से इसको हम रिपेयर करके दोबारा से जोड़ा जा सकता है। अब बात करें कि ये कौन-कौन से डिजीज़ेज़ हैं जिसको प्रिवेंट करेगा ट्राइबल में, तो बात करें ये डिजीज़ है आपको सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और जी6पीडी डेफिशिएंसी, ये ज़्यादातर देखा गया है। इनकी दवाइयों को बनाने में मदद किया जाएगा। इनको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने में मदद करेगा ये जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, जो ट्राइबल्स के लिए स्पेशली लाया गया है। और गुजरात के बारे में आपको याद कर लेना है। इंडिया जो है ब्राज़ील के द्वारा एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, एक इनिशिएटिव था जिसको कि भारत ने एज़ ए ऑब्जर्वर जॉइन कर लिया है। कहाँ पर? तो कोप 30 आपको मालूम होना चाहिए ये कहाँ पर हो रहा है? बेलेम, ब्राज़ील में आयोजित किया जा रहा है। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी क्या होता है? मैंने आपको कुछ ही दिन पहले इस न्यूज़ को पढ़ाया था कि जो ट्रॉपिकल ज़ोन होता है, यानी कि हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो साउथ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आने वाले जंगल हैं, वो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाते हैं। और ब्राज़ील में आपको मालूम है अमेज़न जो फॉरेस्ट है दुनिया का लंग्स ऑफ अर्थ कहलाता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? तो ये एक तरह का पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है। कहने का मतलब ये है कि जो देश अपने जंगल को जितना ज़्यादा अच्छा से प्रोटेक्ट करेगा, उसको उतना ज़्यादा फंडिंग मिलना चाहिए। ये एक इनिशिएटिव है जो कि कोप 30 में लिया गया है ब्राज़ील के द्वारा, और भारत अब इसका ऑब्जर्वर बन गया है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर टाइफून फुंग वोंग कहाँ पर आया हुआ है? तो ये आपको फिलीपींस में आया हुआ है। न्यूज़ आप अब याद कर लेंगे इसको। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर गूगल प्लानिंग कर रहा है कि वो पावरफुल एआई डेटा सेंटर बनाएगा। कहाँ पर? क्रिसमस आइलैंड के ऊपर। अब आइए देख लेते हैं कि क्रिसमस आइलैंड है कहाँ पर। तो क्रिसमस आइलैंड जो है डिस्कवर किया गया था क्रिसमस डे के दिन। कब? 1643 में। और ये एक ऑस्ट्रेलिया का एक्सटर्नल टेरिटरी है। जो आप देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मैप जब आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएँगे तो इंडियन ओशन में दिखता हुआ एक आइलैंड है छोटा-सा, जिसे कि हम बोलते हैं क्रिश्चियन आइलैंड। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर आईएनएस सह्याद्री जो कि इंडियन नेवल शिप है, वो गुआम पहुँच गया है। गुआम कहाँ पर है ये भी जानेंगे, लेकिन एक्सरसाइज़ मालाबार के लिए जा रहा है। मालाबार एक्सरसाइज़ 4 देशों के बीच में होता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के बीच में। आईएनएस सह्याद्री की बात करें तो ये इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्टेड और साथ ही साथ गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, और ये एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है आपका आत्मनिर्भर भारत का। चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं गुआम कहाँ है। तो गुआम आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आपको सर्कल किया हुआ दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में। तो ये गुआम का लोकेशन है जहाँ पर ये एक्सरसाइज़ किया जाएगा। अब बात करें नेशनल लीगल सर्विस डे को, तो ये हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका एक्ट कौन-सा है? तो 1987 का एक्ट है, जो कि इफ़ेक्ट में कब आया था? 1995 में आया था। अब बात करें कि
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने कुछ डेटा दिया है जो कि आपको सिर्फ़ जानकारी के लिए है कि 44.22 लाख सिटीज़न जो है फ्री लीगल एड लिए हैं, यानी सरकार अपना वाहवाही करना चाहती है, अच्छी बात है। और काफ़ी सारे केसेस को रिज़ॉल्व किया है जो आपसे परीक्षाओं में नहीं पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर इंडिया ने अर्जेंटीना को हराकर ओग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीत लिया है। बात करें अपने आखिरी करंट अफेयर की, तो आपको सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में मुंबई टॉप किया है। अब बात करें कि ये किससे संबंधित है, तो ये हैप्पीनेस से संबंधित है कि लोग कितने खुश हैं, तो मुंबई जो है एशिया का हैप्पीएस्ट सिटी निकला है। अब ऐसा कहना है कि 89% जो लोग हैं मुंबई में, वो दूसरे जगह से ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छी बात है। तो ये था आपका 11 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट था। अगर आपको सेशन पसंद आया है, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।